हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 41 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। और इसी प्रैक्टिस सेट से मैंने बाकी प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं और मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको सीरियल वाइज चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जा कर के आप आराम से देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। और टाइम सेविंग के लिए मैं सिर्फ इसमें करेक्ट आंसर आपको बताती चलूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में किसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, जोफ्री चौसर। तो जोफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। देन सेकेंड क्वेश्चन, द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो वार ऑफ रोजेज जो कौन से पीरियड में हुई है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर 1415 to 1485. देन क्वेश्चन नंबर 3, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। तो जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? सो ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट्स पोइट बाय। तो एडमंड स्पेंसर जो है उनको पोइट्स पोइट कहा जाता है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि उनको पोइट्स पोइट किसने कहा। सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने उनको पोइट्स पोइट बोला था। देन क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग्स जेम्स बाइबल। तो जो ऑथराइज वर्जन आया था बाइबल का, किंग जेम्स ने लिखा था उसको, तो वो कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1611। देन क्वेश्चन नंबर 6, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन। तो जो रेस्टोरेशन था चार्ल्स सेकंड का, वो कब हुआ था? तो जो चार्ल्स सेकंड के जो फादर थे चार्ल्स फर्स्ट, उनको 1649 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बीहेडेड कर दिया गया था। उसके बाद क्रोमवेल का शासन आया था और क्रोमवेल को एग्जीक्यूट करके चार्ल्स सेकंड का शासन आया था। तो इस टाइम पे मोनार्की को रिस्टोर किया गया था। तो कौन से ईयर में किया गया था ये हमें यहाँ बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1660। तो यहाँ से ही रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। सो सेवंथ क्वेश्चन, द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज फाउंड इन। तो जो रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड होता है उसको क्या बोलेंगे? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये? सो इट्स एसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमें फिगर ऑफ स्पीच बताने इन सेंटेंसेस में। सो यहाँ देख लेते हैं, रास्कल्स एंड रॉक्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिट्रेशन। तो देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड्स के बिगिनिंग में, देखिए बिगिनिंग में ये क्या आ रहा है, कोई साउंड या कोई वर्ड रिपीट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे आर साउंड हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज एलिट्रेशन हेयर। देन क्वेश्चन नंबर 9, टैलेंट इज एन एडोरमेंट एन एडोरमेंट इज ऑल्सो अ कंसीलमेंट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस वाले सेंटेंस के जो एंडिंग वर्ड्स हैं एन एडोरमेंट, ये हमारी नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग वर्ड्स बन जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होगा जहाँ पे हमारे किसी लाइन के एंडिंग वर्ड किसी दूसरी लाइन के स्टार्टिंग वर्ड्स बन जाएं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पे? सो दैट इज सी, एंडी प्लोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेज। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी।
एपोस्ट्रोफी क्यों? देखिए यहाँ पे ओ फेम, तो फेम को यहाँ पे एड्रेस किया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को जो एड्रेस करते हैं तो दैट इज एपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 11, टू गोसिप इज अ फॉल्ट, टू लिबेल अ क्राइम एंड टू स्लैंडर अ सिन। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है किसी इवेंट का बढ़ते क्रम में, जैसे कि लेडर होता है या स्टेयर्स होती हैं, उस पर बढ़ते क्रम में किसी इवेंट को रखना, दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड burned द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए, इज दिस द फेस, क्या यह वो फेस है दैट लॉन्च्ड 1,000 ships, जिसने 1,000 ships को, 1,000 पानी के जहाज़ों को लॉन्च किया था, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम के जो टॉपलेस टावर्स थे उनको क्या किया था, बर्न करवा दिया था। तो इसमें कौन सा है, हाइपरबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बोलना, उसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब हमें बताना है ये लाइंस कहाँ से ली गई है। टीजीटी के 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो कौन से प्ले से ये लाइंस ली गई हैं और कौन से कैरेक्टर ने इन्हें बोला है। सो इसका करेक्ट आंसर है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले में ये लाइंस आई हैं जिसको प्रोस्पेरो ने बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 14, which drama of Shakespeare has no prose at all, so called lyrical tragedy। तो हमें लिरिकल ट्रेजिडी बतानी है शेक्सपियर की जिसमें बिल्कुल भी प्रोज का यूज नहीं हुआ है, ये सिर्फ लिरिक्स में या वर्स में ही लिखी गई है। सो दैट इज सी, रिचर्ड सेकंड। तो रिचर्ड सेकंड में बिल्कुल भी प्रोज का यूज नहीं हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 15, who speaks the following lines, I am a man more sinner against than sinning। तो ये लाइंस किसने बोली हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, किंग लियर इन किंग लियर। तो किंग लियर ने ये लाइंस बोली हैं क्योंकि उसने जो उसकी छोटी बेटी थी उसको बिल्कुल अपने राज्य से निकाल दिया था, उसे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दिया था। लेकिन जब उसको पता लगता है कि बाकी की जो 2 बेटियां हैं जिनको उसने अपना सारा राज्य दे दिया है, उन्होंने उसको धोखा दिया है, तब वो ये लाइंस बोलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है अपने करनी पर और वो ये लाइंस बोलता है। देन 16 क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर। तो किंग लियर में ये लाइन कौन बोलता है, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल। सो क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एडमंड। तो एडमंड ये लाइन बोलता है, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, कि जब बूढ़े लोगों का फॉल होगा, जब बूढ़े लोगों का पतन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, यंगर जो होंगे उनका राइज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, द रेस्ट इज साइलेंस। तो ये लाइन बतानी है हमें, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के एक प्ले में अपनी मृत्यु से पहले, अपनी डेथ से पहले ये वर्ड्स कौन बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। सो दैट इज हैमलेट। हैमलेट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है। तो आई थिंक 1793 का वर्क है ये। तो इसका जो राइटर है ही इज वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ये एक ट्रैवल पोम है, उसके स्टार्टिंग वर्क में से ही है ये। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज रिटन रूथ। तो रूथ को किसने लिखा है। तो इनके भी जो राइटर हैं वो वर्ड्सवर्थ ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द टेबल
टर्न। तो उनका जो फ्रेंड होता है मैथ्यू, वो जो स्टडी टेबल पे पढ़ रहा होता है, तो वर्ड्सवर्थ उसको बोलते हैं कि छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई, बाहर नेचर की गोद में आ जाओ और वो आपको इन किताबों से ज़्यादा सिखा देगी। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड कैन टीच यू मोर देन बुक्स। तुम्हें बुक से भी ज़्यादा जो सीखने को मिलेगा वो प्रकृति से मिलेगा। तो वर्ड्सवर्थ जी की लाइन्स हैं ये, द टेबल टर्न से। देन क्वेश्चन नंबर 21, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। तो शेक्सपियर का जो बर्थ है कब हुआ था वो 1564 में। देन क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। इसमें देख लेते हैं पूरी जो डेट है इनकी, दैट इज 23 अप्रैल 1564 में शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1616 में, और ये बैप्टाइज हुए थे 26 अप्रैल 1564। देन क्वेश्चन नंबर 22, Shakespeare was born in Stratford upon Avon, but what country is the town in? तो ये जो टाउन था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये कौन सी कंट्री में था जहाँ शेक्सपियर का बर्थ हुआ था? सो ये जो टाउन था ये था वारविकशायर में। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रैटफोर्ड। तो शेक्सपियर का स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ने का रीजन क्या रहा है? So option A will be correct here. He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's park. तो थॉमस लूसी के पार्क से वो पकड़े गए थे डियर को स्टील करते हुए, चोरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर was found guilty of deer poaching in the garden of। तो डियर पोचिंग के जो मामले में किसके गार्डन में पकड़े गए थे वो? थॉमस लूसी। क्वेश्चन नंबर 25, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। तो लंदन में जो उनका सक्सेसफुल करियर रहा है एज ए एक्टर, वो बताना है कब से कब तक रहा है। तो बिगिनिंग ईयर बताने हैं हमें उसमें, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी बिटवीन 1585 टू 1592। तो ये उनके लोस्ट ईयर माने जाते हैं उनके टाउन में, वारविकशायर में, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, लेकिन वो उसी टाइम पे लंदन चले गए थे और वहाँ उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था, है ना। 26 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ को माना जाता है कि कहाँ का पोइट है वो? लेक डिस्ट्रिक्ट का। सो 27 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन। तो वर्ड्सवर्थ जी का बर्थ कब हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कोकर माउथ। तो कोकर माउथ कम्बरलैंड में उनका बर्थ हुआ था, और कब हुआ था? 1770 में। और उनकी जो डेथ है वो 1850 में हुई थी। तो डेथ और बर्थ ये तो सबके हमें अच्छे से रट लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, Why is the year 1798 taken to be the beginning of romantic movement? तो 1798 में जो रोमांटिक मूवमेंट की जो बिगिनिंग हुई थी वो किस लिए हुई थी, क्या उसका रीजन रहा है? तो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का ये वर्क है लिरिकल बैलेट्स, जो 1798 में पब्लिश हुआ था, और तभी से हमारे रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 29, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। तो रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? सो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 30 क्वेश्चन, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिड
प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स, तो कौन से ईयर में उन्होंने अपने वर्क में प्रीफेस ऐड किया था लिरिकल बैलेट्स में? सो 30 क्वेश्चन विल बी बी 1800 में। 1798 में उन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा था और 1800 में उन्होंने इसमें प्रीफेस को ऐड किया था। तो 1800 वाला उनका सेकंड एडिशन है लिरिकल बैलेट्स का। 31 क्वेश्चन, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम, तो रेस्टोरेशन पीरियड बताना है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। 32 क्वेश्चन, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो मिल्टन जो कौन सी एज में ब्लाइंड हो गए थे? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ईयर 1652 में, और जब उनकी एज कितनी रही थी? 44 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो ये लंदन 1802 पोम है और ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। देन पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लोस्ट में कितनी बुक्स हैं टोटल? तो इसमें टोटल 12 बुक्स हैं और ये 1667 में पब्लिश हुआ था विद 10 बुक्स, तब इसमें 10 बुक्स थी। और जब इसका सेकंड वर्जन आया था 1674 में, तब इसमें टोटल 12 बुक्स पब्लिश करवाई गई थी। तो इसी की बुक 7 और बुक 10 को जो डिवाइड करके इसमें 10 बुक्स से टोटल 12 बुक्स कर दी गई थी। 35 क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ, तो जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? सो ही वॉज द सन ऑफ अ लॉयर, वो एक वकील के बेटे थे। सो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके साथ कुछ टफ क्वेश्चन भी ऐड किए जाते हैं। तो हमें ये इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और टफ क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते चलना है। देन 36 क्वेश्चन, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, तो गाल्सवर्दी ने क्या किया था? अपना लिटरेरी करियर को स्टार्ट किया था। तो किस रूप में स्टार्ट किया था उन्होंने? एज अ नोवलिस्ट, उन्होंने नोवलिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। देन 37 क्वेश्चन, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, तो गाल्सवर्दी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग्स टू 20 सेंचुरी। देन 38 क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कोल्ड, तो गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं उनको क्या बोला जाता है? सोशल ट्रेजेडीज। देन 39 क्वेश्चन, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड, तो लंदन पहुंचकर इन 1587 शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया था? सो ही जॉइंड बार्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। 40 क्वेश्चन, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, तो शेक्सपियर का नाम जो है पहली बार ऑथर के रूप में लिया गया था कौन से प्ले की वजह से? तो कौन सा उनका ऐसा फेमस वर्क था जिससे उनका नाम ऑथर के रूप में सामने आया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, लव्स लेबर लॉस्ट। देन 41 क्वेश्चन, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, तो शेक्सपियर ने अपने प्लेज कब लिखे थे? So the correct answer will be C here, 16th century, 16 and 17th century. 42 question, what was the theatre in London that Shakespeare was associated with, तो शेक्सपियर कौन से थिएटर के साथ एसोसिएटेड थे लंदन में? So he was associated with the Globe. ग्लोब थिएटर को देखा जाए तो ये 1599 में तैयार हुआ था बनके, और इसमें 1613 में इसमें आग लग गई थी और इसको 1614 में रिबिल्ड करवाया गया था। तो इतना तो सबको पता ही होना चाहिए। और जो द ग्लोब जब ये थिएटर बनके तैयार हुआ तो इसमें फर्स्ट जो परफॉर्म हुआ था प्ले वो था जूलियस सीजर इन 1599। 43 क्वेश्चन, which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed,
तो शेक्सपियर ने कौन सा थिएटर कंपनीज को ओन किया था और उसमें उनका मास्टरपीस भी फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। तो कौन सा थिएटर था वो? सो इट वॉज ग्लोब थिएटर, जिसमें उनका जूलियस सीजर परफॉर्म हुआ था। Then 44 question, what was the first name of the playing company King's Man that William Shakespeare partly owned? तो शेक्सपियर ने किंग्स मैन जो थिएटर कंपनी थी इसको पार्टली उन्होंने ओन किया हुआ था। तो इसका हमें फर्स्ट नेम बताना है। सो इसका जो फर्स्ट नेम था दैट वाज डी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। तो इसका ओरिजिनल नेम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेकिन जब जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड में आए थे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करा के किंग्स मैन करा दिया था। सो 45 क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? तो 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था? इट बर्न डाउन, इसमें आग लग गई थी, ये जल गया था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 46 क्वेश्चन, हाउ इज सैम वैनामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? तो शेक्सपियर से किस तरह से कनेक्टेड थे ये सैम वैनामेकर? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। 47 क्वेश्चन, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? और शेक्सपियर रिटायर होके कहाँ गए थे? सो इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। 48 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फ्रेजेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? तो शेक्सपियर का जो ग्रेव स्टोन है, जो उनकी कब्र है, उस पर कौन से वर्ड्स में से कौन सी फ्रेजेज लिखी हुई हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। 49 क्वेश्चन, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? तो किसके बाद वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, रॉबर्ट साउदी। तो रॉबर्ट साउदी के बाद जो है वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था। तो रॉबर्ट साउदी की जो डेथ थी वो हुई थी 1643 में। 1770 में तो वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था, तो ये जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1743 में। तो वर्ड्सवर्थ 1743 में इनको पोइट लॉरिएट बना दिया गया था और 1850 तक फिर वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट बने रहे थे। देन 50 क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लोस्ट लीडर? तो किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था उनको लोस्ट लीडर बोल के? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, ब्राउनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इन द ईयर? तो वर्ड्सवर्थ ने कौन से ईयर में अपने वर्क में लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस को ऐड किया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1800। 52 क्वेश्चन, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड? तो ईस्टर्न डॉटर किसको कहा गया है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ड्यूटी। 53 क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? तो माइकल की जो कॉटेज थी उसका नाम क्या था? द इवनिंग स्टार। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 54 क्वेश्चन, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? तो किसको sons of Belial बोला है मिल्टन ने in Paradise Lost? So 54 question, the correct answer will be B here, the court writers. 55 question, De Doctrina Christina cast doubt on the orthodoxy of? So the correct answer will be C here, Paradise Regained. 56 question, Samson Agonistes is a tragedy based on? सैमसन एगोनिस्टिस की जो ट्रेजेडी है किस पे बेस है वो? द करेक्ट ऑप्शन इज ए हेयर, सोफोकल्स मॉडल।
57 question. The following lines are taken from nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair. तो कहाँ से ली गई है ये लाइन्स? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, सैमसन एगोनिस्टिस से। तो ये लाइन सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई है और ये जो वर्क है ये 1671 में पब्लिश हुआ था। देन 58 क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। तो ये जो लाइन है जॉन गाल्सवर्दी का एक वर्क है उसमें से ली गई है। तो कौन सा वर्क है ये? स्वैन सॉन्ग। 59 क्वेश्चन, वंस आइज आर वाट वन एज, वंस माउथ वाट वन बिकम्स। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। 60 question, there is just one rule for politicians all over the world, don't say in power what you say in opposition। कि जो तुम पावर में नहीं कह सकते उसको तुम अपोजिशन में कह सकते हो। इफ़ यू डू you only have to carry out what the others fellows have found impossible। यदि तुम इस रूल को अपनाते हो तो तुम जो वो भी कर सकते हो जो तुम्हारे जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो तुम्हारे ओपोजिशन में जो लोग हैं वो भी उस चीज़ को इम्पॉसिबल पाते हैं। तो ये लाइन हमारी कहाँ से ली गई है? सो क्वेश्चन नंबर 60, द करेक्ट आंसर विल बी ए, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। Then fill in the blanks. We dash dinner at the Park Hotel yesterday। तो yesterday जहाँ पे भी आ गया इसका मतलब वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। We ate dinner at the Park Hotel। 62 क्वेश्चन, गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। तो एवरी डे आया है, इट मीन्स ये हमारा डेली रूटीन है। तो यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिल करना होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, स्किप्स। गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे। 63 क्वेश्चन, ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तो इसमें कौन सी फ्रेज हमें भरनी है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, कट आउट। तो ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। Then 64 question, the boy returned to his village। तो इसमें फिलअप में हमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, विल। विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। 65 क्वेश्चन, सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी। तो देखिए पैसिव वॉइस है ये, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया है। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। 66 क्वेश्चन, ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। तो ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। देन अनसीन पैसेज। तो यहाँ पे हमें ये फिलअप फॉर्म में पैसेज को सॉल्व करना है और देखना है इसमें सही फिलअप कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए वायलेंस डैश डेमोक्रेसी एंड देयर इज मोर ऑफ इट नाउ एंड इज फेयरली वाइड स्प्रेड। तो 67 में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, निगेट्स। So violence negates democracy and there is more of it now and is fairly widespread. So what makes tolerant people kill each other needs to be। अब 68 में हमें फिल करना है but some things are clear। तो 68 के ऑप्शन देख लेते हैं। So 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, pondered। But some things are clear. You cannot have over 4,000 million people illustrate ignorant
अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड एंड यहाँ 69 फिलअप हमें यहाँ फिल करना है। डैश बिलीव इन डेमोक्रेसी फॉर टू लॉन्ग, तो 69 के ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ। सो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, क्रिटिसाइज्ड। देन समवेयर देयर इज अ लिंक डैश पॉवर्टी एंड वायलेंस, तो देखिए पॉवर्टी एंड वायलेंस दो चीज़ों के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, बिटवीन, तो 70 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 71 एंड यू कैन नॉट आस्क अ मैन विदाउट अ डैश नॉट टू फील एंग्री सिंपली बिकॉज महात्मा गांधी सेड दैट, तो 71 में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो 71 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉब। देन 72 गांधी सेड दैट डैश एंड वायलेंस आर बैड फॉर द कंट्री एंड द पीपल, तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, डैश एंड वायलेंस आर बैड, तो वायलेंस के साथ देखते हैं कौन सा वर्ड ऐड हो जाएगा यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी ए, एंगर। नाउ इडियम्स, अब यहाँ पे हमें इडियम्स दिए गए हैं जिसके हमें आंसर यहाँ पे बताने हैं। सो गिव अप द घोस्ट, इसको क्या बोलेंगे, गिव अप द घोस्ट, तो यूफेमिज्म सुना होगा आपने जहाँ पे हम किसी हार्श वर्ड को बोलने के लिए कि नहीं सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करते हैं। सो गिव अप द घोस्ट किसके लिए यूज होता है यहाँ पे, टू डाई। 74 क्वेश्चन, विल ओ द विस्प, तो विल ओ द विस्प का यहाँ मीनिंग क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एनीथिंग दैट eludes or deceives। 75 question, to be vacant in upper story, so the correct answer will be A here, to be feeble minded। now choose the option that has error, तो यहाँ error part हमें find out करना है। so none of these men was there when I had reached the place and no error, सो इसमें देख लेते हैं एरर पार्ट कौन सा है। सो 76 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस, तो देखिए नन ऑफ दीज मैन वाज देयर, तो वहाँ कोई भी मैन नहीं था उनमें से, व्हेन आई हैड रीच द प्लेस, तो यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा क्योंकि हैड का यूज हम जब करते हैं जब किसी घटना से पहले की घटना के बारे में हम जिक्र कर रहे हों, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज मैन वाज देयर, वहाँ कोई भी मैन नहीं था उस टाइम पे, व्हेन आई रीच द प्लेस, जब मैं उस जगह पे पहुँचा, तो यहाँ हैड का जो यूज है वो रॉन्ग है। 77 क्वेश्चन, ही हैज अ स्पेशल रूम फॉर टेस्ट ट्यूब्स इनटू विच ही स्लीप्स एट odd times, so 77 question, the correct answer will be C, into which he sleeps at odd times। then 78 question, hardly had he returned then he was called out again by the officer, or no error, so 78 question, the error part is B here, then he was, तो देखिए हार्डली और स्कार्सली के साथ हम क्या यूज करते हैं, when का यूज करते हैं, और यहाँ पे देन का यूज हुआ है तो यहाँ कंजंक्शन देन का यूज रॉन्ग है, यहाँ पे हमें when का यूज करना है। 79 question, the king with the rest of the royal family were present at the ceremony, so 79 question, here C part is wrong क्योंकि यहाँ पे जो वर का यूज हुआ है ये रॉन्ग है, यहाँ पे द किंग, तो किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब लगानी है तो यहाँ पे हमें वाज का यूज करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन, द 10 फर्स्ट पेजेस, तो ये स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया है क्योंकि द 10 फर्स्ट पेजेस नहीं होता, फर्स्ट 10 पेजेस होता है। तो इस तरह से जब ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों नंबर एक साथ यूज होते हैं तो हमें सबसे पहले कार्डिनल नंबर
सॉरी ऑर्डिनल नंबर यूज करने होते हैं, फिर कार्डिनल नंबर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पहले आएगा और 1 2 3 4 ये बाद में आएंगे। देन सिनोनिम, तो सिनोनिम मीन्स सेम साउंड, पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमें इनके सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं। तो इम्प्रॉम्प्टू, तो इम्प्रॉम्प्टू का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज ए, ऑफ हैंड और एक्सटेम्पर। देन 82 क्वेश्चन, इनकॉन्ग्रुअस, तो इनकॉन्ग्रुअस का जो सिनोनिम है दैट इज ए, एब्सर्ड और डाइवर्जेंट। 83 क्वेश्चन, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज बी, प्रोटेक्शन और फ्रीडम। 84 क्वेश्चन, एलिजेंट, तो एलिगेंट का हमें यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताना है। सो द करेक्ट मीनिंग इज बी हेयर, रिफाइंड और ग्रेसफुल। 85 क्वेश्चन, एनिग्मेटिक, तो एनिग्मेटिक का जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज ए, पजलिंग और परप्लेक्सिंग। नाउ वन वर्ड, तो यहाँ पे हमें वन वर्ड में इनका आंसर देना है। दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ें उनको क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल। 87 क्वेश्चन, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, तो विदाउट प्रिपरेशन जब हम कोई स्पीच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर। 88 क्वेश्चन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब किसी की लाइफ हिस्ट्री को वो ऑथर खुद लिखता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद से लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, और लेकिन यदि कोई दूसरा किसी की लाइफ हिस्ट्री को लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। 89 क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंड थ्रिफ्ट, तो जो स्पेंड थ्रिफ्ट बनने की जो क्वालिटी है उसको क्या बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पार्सीमोनी। पार्सीमोनी क्या होता है, कंजूस। 90 क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज, तो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, तो जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट की जो स्टडी है किसी लैंग्वेज की तो उसको क्या बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, फिलोलॉजी। 91 क्वेश्चन, यहाँ हमें स्पेलिंग बतानी है, चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए हेयर, पिट्यूटरी, PITUITARY। Then 92 question, the correct spelling is B here, situation, SITUATION। 93 question, the correct spelling is C, sonorous, SONOROUS। 94 question, the correct spelling is D here, supercilious, SUPERCILIOUS। 95 question, A option is correct here, quintessence, QUINTESSENCE, quintessence। देन यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर इसके हम आंसर बताएंगे। सो स्टार्ट करें। व्हेन द एस्टीम्ड ग्रीक फिलोसफर यूडेमस became seriously ill with fever, the most famous physician of Rome tried every remedy but to no avail. Death was knocking at his door when Eudemus called in Galen, a young Greek physician who had recently arrived in the city. The Roman doctors attending Eudemus scoffingly asked the newcomer, "To what physician's sect do you belong?" Galen, not to be intimidated, boldly answered, "I belong to no sect and regarded as slaves, those who accept as final the teachings of Hippocrates or anyone else." He then proceeded to prescribe remedies that restored his patient
to perfect health within a short time. Galen was born in 130 AD in Pergamon, the capital of the Roman province of Asia Minor, famous for its school of sculpture and for its library, which rivaled that of Alexandria. Nikon, the father of Galen, was a wealthy farmer who had attained a well-rounded education in mathematics, philosophy, and the natural science. Nikon instilled in his son a love for language and literature and trained him in the fundamentals of mathematics and the natural sciences. On the farm, the impressionable boy learned many of the secrets of animal and plant life. When he was 14 years old, Galen was sent by his father to the best teacher in Pergamon. From reading Aristotle, he received his first lessons in biology and learned that the biologist must study nature by direct observation. तो आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा अच्छे से. देन 96 का देख लेते हैं आंसर क्या होगा. हु ट्राइड टू बिलिटिल डॉक्टर गैलेन. तो डॉक्टर गैलेन को किसने बिलिटिल मीन्स होता है नीचा दिखाना, किसने नीचा दिखाने की कोशिश की थी. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, रोमन फिजिशियंस. 97 क्वेश्चन. विच स्पेशल फीचर ऑफ अलेक्जेंड्रिया डज द पैसेज रेफर टू. तो अलेक्जेंड्रिया का कौन सा स्पेशल फीचर है जिसको इस पैसेज में रेफर किया गया है. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इट हैड द बेस्ट लाइब्रेरी. 98 क्वेश्चन. यूडेमस वांटेड डॉक्टर गैलन टू ट्रीट हिम बिकॉज. तो यूडेमस क्यों चाहता था कि डॉक्टर गैलन उसका इलाज करें. So 98 question, the correct answer will be B here. Roman doctors could not treat him properly. क्योंकि जो रोमन डॉक्टर्स थे उनके इलाज से उसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था. That's why उसने क्या किया, डॉक्टर गैलन को अपने इलाज के लिए बुलाया. 99 question. According to Galen, who is to be called slave. तो गैलन के अकॉर्डिंग किसको हम स्लेव कहते हैं. The correct answer will be C here, a blind follower of any theory or therapy. तो किसी भी थ्योरी या थेरेपी को जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसको हम स्लेव बोलते हैं. 100 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निकोन इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. तो पैसेज के अकॉर्डिंग निकोन के बारे में कौन सी बात इसमें ट्रू नहीं है. तो निकोन कौन था, डॉक्टर गैलन के फादर का नाम निकोन दिया हुआ है इसमें. So he was residing at Alexandria. He had received good education. He was a lover of literature. He was well-to-do farmer, or he wanted to give good education to his son. So the correct answer will be A. He was residing at Alexandria. तो वहाँ तो उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर गैलन को भेजा था, उसके अलावा सारी बातें इसमें ट्रू हैं. He had received good education, बिल्कुल करेक्ट है. लवर ऑफ लिटरेचर भी थे वो, वेल टू डू फार्मर भी थे, और वांटेड टू गिव गुड एजुकेशन टू हिज सन, और अपने सन को अच्छी एजुकेशन भी देना चाहते थे. तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. 101. गैलन लर्न मच अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ नेचर फ्रॉम. तो गैलन ने ज़्यादा नेचर के जो सीक्रेट्स है उसके बारे में कहाँ से सीखा. तो एरिस्टोटल, निकोन, यूडेमस और हिपोक्रेट्स. सो 101, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, एरिस्टोटल. 102. फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट डॉक्टर गैलन वाज. तो डॉक्टर गैलन क्या थे. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, हैविंग एन ओपन माइंड एंड बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन. Then choose the appropriate meaning of the following foreign expression. foreign expression बतानी है यहाँ पे. तो hubris का जो meaning है that is A, pride. Then evidem, question number 104. evidem का जो correct meaning है that is D here in the same book. 105. incognito. तो incognito means, the correct answer is B here, in disguise.
107 इन मेमोरियम, तो मेमोरियम इन मेमोरियम का जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज ए, इन मेमोरी ऑफ। 107 इन स्टेटस क्यू, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज सी, इन ओरिजिनल स्टेट। 108 इंटरिम, तो इंटरिम का जो करेक्ट मीनिंग है बी, सर्विंग फॉर इंटरवल। 109 इन टोटो, तो इन टोटो मीन्स एंटायरली। 110 इन विनो वर्टिस, तो इन विनो वेरिटेस का मीनिंग बताना है यहाँ। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, इन वाइन देयर इज ट्रूथ। देन यहाँ पे हमें करेक्ट प्रोवर्ब को फाइंड आउट करना है। सो अच्छे से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन आप। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। 112 द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च। 113 the correct answer will be C here, all cats are grey in the dark. 114 all is well that ends well. 115 option A is correct here, all that glitters is not gold. देन पंचुएशन, यहाँ हमें करेक्ट पंचुएशन मार्क यूज करने हैं। सो 116 चार ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, गॉड गेव हर पीस सेमीकोलन हर लैंड रिपोज्ड। देन 117 हर कोर्ट वाज प्योर हर लाइफ सेरेन। सो 117 बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, her court was pure, her life serene. 118 God made the country and man the town. So the correct answer is C here, God made the country, then semicolon, man the town. 119 he was brave, large hearted man and we all honored him. तो यहाँ भी चार ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ही वाज ब्रेव कोमा लार्ज हार्टेड मैन कोमा एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम फुल स्टॉप। दैट इज द करेक्ट आंसर। 120 द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। तो इसमें हमें देख लेना है करेक्ट पंचुएशन मार्क। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट आउट ब्लर आ गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। तो यहाँ पे कोलन लगेगा। 121 यहाँ क्या करना है हमें, चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है ये, इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। टू हिज एटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। तो ऑप्शन ए, ही बिट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वाज टू हिज इटर्नल डिसग्रेस। बी, ही बिट्रेड हिज कंट्री सो दिस वाज टू हिज इटर्नल डिसग्रेस। सी, he betrayed his country yet this was to his eternal disgrace. And D, he betrayed his country for this was his eternal disgrace. So the correct answer will be A here, he betrayed his country comma and this was to his eternal disgrace. Then besides robbing the poor child he also murdered her. तो इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, ही नॉट ओनली रोब्ड द पुअर चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड हर। 123 ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो कंपाउंड में चेंज करना है इसको। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। 124
he must not attempt to escape on pain of death. So 124, the correct answer will be D here. He must not attempt to escape or he will be put to death. 125, notwithstanding his hard work he did not succeed. तो notwithstanding का मीन्स होता है के बावजूद. So 125, the correct answer will be A here. He worked hard yet he did not succeed. सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और आज की वीडियो के आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए. और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.